चलो, रेनमैन प्रॉब्लम में जैसे हम लोगों ने देखा था कि रिवर बोर्ड वाले प्रॉब्लम में 3 तरह की वेलोसिटी के साथ डील करना था, ठीक है? यहाँ भी हमें क्या करना है कि 3 तरह की वेलोसिटी आएगी। क्वेश्चन में हमें देखना है जो भी डेटा दिया हुआ है, वो उससे ये हमें पहचानना है पहले कि क्या-क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है? क्या-क्या यहाँ पे आ सकता है? एक आएगा वीआर। वीआर क्या होगा हमारा? कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आएगी हमें? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसके बाद वीएम आएगा, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक वेलोसिटी आएगी वी आर एम। ये वी आर एम क्या होगा? कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है? मैन के रेस्पेक्ट में रिवर रेन की जो वेलोसिटी होगी उसको डिनोट करेंगे हम लोग वी आर एम से, ठीक है? यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा? तो वी आर एम, तो वी आर एम इक्वल्स टू क्या होता है? तो वी आर वेक्टर माइनस ऑफ वी एम वेक्टर। जैसे हम लोगों ने देखा था कल कि वी ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर के। तो वी आर एम वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, ठीक है? वी आर एम जो आएगा वो किसके बराबर? वी आर माइनस वी एम। इसको क्या लिख सकते हैं? तो वी आर वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी एम वेक्टर, यही हमारा क्या होगा? वी आर एम वेक्टर, ठीक है? अब एक बात देखो, वी आर एम जो आएगा अपने पास हमने देख लिया। तो जब भी अगर वी आर और वी एम दिया हो, वी आर एम कैलकुलेट करना हो, तो उसके हिसाब से हम लोग रिवर्स करेंगे किसको? वी एम को। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन को, पर्सन जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है? पर्सन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? वो उसे अपीयर कर हो रहा है, ही अपीयर्स, ठीक है? ये या फिर ऐसे रेन इज फॉलिंग, ठीक है? रेन जो है वो फॉल हो रहा है, रेन इज फॉलिंग विथ स्पीड ऑफ कितना ले लेते हैं? मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ, जैसे ये पूछा जाएगा कि हम मैन जो है वो अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करें, ठीक है? या फिर जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट भी लिखा रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछा जाएगा, ठीक है? कभी कभी ये अम्ब्रेला भी के टर्म्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो उस केस में भी अब एक बात सोचो कि अगर अम्ब्रेला होल्ड करने की बात आई, तो अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा जिस डायरेक्शन में उसे रेन अपीयर हो, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये क्या दे रखा है कि वी एम की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ रेन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमने देखा वी आर एम इक्वल टू क्या होता है? वी आर माइनस वी एम। तो पहले जो वी आर और वी एम दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। वी आर वी एम इधर की तरफ है, ठीक है? वी आर नीचे के डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दे रखा हमें वी आर एम कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? वी आर और माइनस ऑफ वी एम को ऐड करेंगे, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम। तो वी आर हमारा इधर की तरफ है, ठीक है? अब हम लोग किसे ऐड करना है? माइनस ऑफ वी एम। तो प्लस वी एम इधर के डायरेक्शन में, तो माइनस वी एम अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही हमारा क्या होगा? माइनस ऑफ वी एम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा? दोनों का टेल ज्वाइन कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट। और वही क्या होगा? वी आर एम। ये एंगल कितना? अल्फा, ठीक है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके बराबर? वी आर एम जो आएगा वो किसके बराबर? वी आर एम इक्वल्स टू कितना आएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है?
यानी उसे वो रेन कितनी स्पीड से अपीयर होगी, तो 10√5 मीटर पर सेकेंड से। ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, वी आर अपॉन वी एन। tan अल्फा इक्वल्स टू वी आर वेक्टर का मॉड अपॉन वी एम वेक्टर का मॉड। वी आर की वैल्यू, वी आर इक्वल्स टू 20, यानी ये कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा, tan 1/2। जो भी आपको दिया रहा है क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले यही देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी हमें दी हुई है और क्या कैलकुलेट करना है। डायग्राम आप प्रॉपरली बनाना है ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो रहता है ये एग्जैक्टली रिवर बोट प्रॉब्लम के जैसा है, ठीक है। जो भी सारे जो नोटेशन है, जैसे मान लो हम लोग विंड को मान सकते हैं कि रिवर है, और जो मैन जो या एरोप्लेन जो है वो क्या है, वो मैन है जो कि स्विम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन टर्म्स आएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए वी ए, ये क्या आएगा कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन किसमें, स्टिल एयर लिख सकते हैं इसको, स्टिल एयर। स्टिल एयर में जितना जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन होगा वही क्या होगा हमारा, उसी वेलोसिटी से वो फ्लाई करेगा। वेलोसिटी ऑफ विंड ये क्या होगा, वी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, जैसे वहां वेलोसिटी ऑफ रिवर होता था। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और नेक्स्ट एक आएगा कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। ये क्या आएगा, वेलोसिटी, जैसे वहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता था, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू किसके आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए डब्ल्यू इक्वल्स टू वी ए वेक्टर माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। जो भी डेटा दिया रहे, जैसा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हमने देखा था, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है। ये इसका भी एक अप्रोच देख लेते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम एग्जैक्टली रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा है, इसलिए नहीं एग्जांपल लिया मैंने। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल अगर देखें, तो इस केस में मान लेते हैं कि सपोज ये एक लाइन है, यहाँ से एक पर्सन जो ए है वो v1 वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे जा रहा है, दूसरा पर्सन इधर की तरफ बी है जो कि v2 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है। इनके बीच का हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ध्यान रखना अप्रोच, हमेशा ध्यान रखना उसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जब भी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले किसी एक को रोक दे, ठीक है। चाहे आप ए को रोक सकते हो या बी को, किसी एक को रोक दो। जैसे ही एक को रोकोगे, दूसरे में उसकी वेलोसिटी इनवर्स करके ऐड कर देंगे। मान लो हम लोग किसको रोक रहे हैं, ए को रोक रहे हैं, ठीक है। अगर ए को रोक दिया हमने, ये रहा, ये ए अब रेस्ट पे आ गया। अब कौन मूव कर रहा है, केवल बी, ये v2 हो गया, और ये एंगल कितना, बीटा। जब इसको इन्वर्स करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और यहां से ये एंगल कितना, अल्फा। तो ये v1 वेलोसिटी हो गया जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ए जब रुका हुआ रहेगा तो अब बी उसे इस पाथ पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अब ये क्या होगा, आप इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ डी, यही हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किस में, पॉइंट ए और बी में। ये मान लिया हमने कितना एंगल आया, थीटा। जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो इसके साथ थीटा एंगल पे आ रहा है, और इनिशियली कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे। तो ये कितना आ जाएगा, डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा, ठीक है। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा।
और इसके बाद अगर देखें तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन अगर देखें कि कितने टाइम में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच का होगा, तो टी इक्वल्स टू उन्हें यही वाला डिस्टेंस चलना है, ठीक है, यही पाथ होगा, यही डिस्टेंस चलना है। तो वो किसके बराबर, एल कॉस थीटा एस अपॉन वी। एस अपॉन वी कौन सा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से और पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, अप्रोच सारे क्वेश्चन में यही रहेगा हमारा। मान लिया कि यहाँ पे एक पर्सन ए है जो कि इधर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक दूसरा पर्सन इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। जब इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने कितना, अगर ये डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना 200 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है, एक कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक हमें कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा कैलकुलेट करना है टाइम जब वो अकर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने क्या देखा था यहाँ पे कि किसी एक को रोक देना है, तो मान लिया हमने किसको रोक दिया, ए को रोक दिया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ए को ही रोके, आप रोकने के लिए किसी को भी रोक सकते हो, बी को भी चाहे तो रोक सकते हो। तो ये हमारा क्या है, बी रुक गया, ये कितने डिस्टेंस पे अब बैठा हुआ है, 200 मीटर के डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस पे है, ये 100 मीटर, ठीक है। अब इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, ये इधर की तरफ जा रहा था, तो उल्टा करके ऐड करेंगे, इधर की तरफ आएगा, ये कितना होगा 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये थोड़ा सा 200 इसको और इधर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डायग्राम प्रॉपरली क्लियर होगा। अब ये जो आया, सपोज इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट, तो ये जो पाथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ए डी मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इस पॉइंट को सी। तो एडी जो होगा वही हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एडी जो होगा वही हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। तो ये 300, सॉरी 30 और 40 है, 30 और 40 है, ठीक है, 30 और 40 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इसका रिजल्टेंट आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ए रुका हुआ रहेगा तो वो बी जो है वो इस 50 मीटर पर सेकेंड से इस पाथ पे जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि वी बी ए की वैल्यू, वी बी ए, ये लिखते हैं वी बी ए की वैल्यू किसके बराबर, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जो होगा वो, या फिर ये एंगल निकाल लेते हैं, ये 40 है, ये 30, तो ये अपने पास कितने एंगल पे बन रहा होगा, ये 37 डिग्री पे, ठीक है। ये 37 है तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये 37, तो ये कितना 53, ये 53, तो ये कितना 37 डिग्री, ठीक है, एंगल निकल गया। अब अगर हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ये कंपोनेंट से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो चलो ये वाला निकालना पड़ेगा अपने को पहले। तो ये निकालते हैं अपन, इसमें से 200 में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 37, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan 37 इक्वल्स टू, tan 37 जो होता है वो किसके बराबर, परपेंडिकुलर, ये O हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा, OC अपॉन कितना हो जाएगा 100 मीटर, और tan 37 किसके बराबर, तो 3/4 इक्वल्स टू OC बाई 100, यानी OC की वैल्यू किसके बराबर 75 मीटर। अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 125 मीटर। ये एंगल कितना 37, क्या करेंगे AD इक्वल्स टू किसके बराबर, तो OC cos 37, यानी OC कितना 125, cos 37 किसके बराबर, तो cos 37 हो जाता है 4/5, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, यानी इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, ठीक है। अब ये रही इस टाइम की बात निकालने की, तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा,
तो वो मूव करेगा ये बी डी। तो टाइम की वैल्यू किसके बराबर, तो टी इक्वल्स हो जाएगा बी डी अपॉन वी ए बी। वी ए बी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, वी ए बी किसके बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। और बी डी की वैल्यू किसके बराबर, तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब हमें क्या निकालना है, बी सी और सी डी। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये cos 37 यूज कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में cos 37 इक्वल्स टू क्या होगा, cos 37 इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी, यहाँ से निकल जाएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं सी डी के लिए, तो 125 साइन 37, सी डी इक्वल्स टू 125 साइन 37 डिग्री। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमें ये शॉर्टेज डिस्टेंस और वो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कॉलिजन की। बस एक दो 5 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है इसमें। ये अगर देखें कि कंडीशन फॉर कॉलिजन क्या होनी चाहिए, सपोज एक पर्सन जो है वो इधर से ये स्पीड से जा रहा है, ठीक है, अल्फा एंगल पे, और एक दूसरा पर्सन इधर की तरफ जा रहा है वीवी स्पीड से बीटा एंगल। हमें देखना है कि इनके बीच कॉलिजन के लिए क्या कंडीशन होगी। तो इसमें भी क्या करना है, एक को रोक दो दूसरे में ऐड कर दो। अगर ए को रोकते हैं हम लोग तो ये क्या होगा, ये रुक गया, वीबी इधर की तरफ है, ये कितना एंगल बीटा, वी ए इधर की तरफ है अल्फा एंगल पे। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉलिजन क्या होगी कि वो पार्टिकल, अब ये पार्टिकल ए जो है वो यहाँ पे रुका हुआ और बी यहाँ पे, अगर इसको कोलाइड होना है तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होनी होगी, तभी जाकर के कोलाइड होगा। इनके बीच का सेपरेशन क्या मानते हैं, एल। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होना चाहिए, यानी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट। तो इसका ये कंपोनेंट इक्वल्स टू इसका वाई कंपोनेंट, यानी वी बी साइन बीटा इक्वल्स टू वी ए साइन अल्फा के बराबर। ये कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर कोलिजन। कितने टाइम में कोलिजन होगा, तो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट जो वी एक्स अगर देखे तो किसके बराबर, वी बी कॉस बीटा प्लस वी ए कॉस अल्फा, यही होगा। और टाइम टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एल अपॉन जो ये डिस्टेंस आएगा तो कितना, एल अपॉन ये वेलोसिटी, तो ये कितनी है वेलोसिटी, वी बी कॉस बीटा प्लस वी ए कॉस अल्फा के बराबर। इतने टाइम के बाद कोलाइड होगा। ठीक है, एक और इसमें पार्ट आता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और अप्रोच। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेते हैं एक पार्टिकल ए जो है वो v1 से जा रहा है अल्फा एंगल पे, और दूसरा पार्टिकल बी जो है वो वीबी v2 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ v2 cos बीटा और इधर की तरफ v2 sin बीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा v1 cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा v1 sin। ठीक है, अब एक बार देखो, जो भी सेपरेशन या अप्रोच होगा वो इस कंपोनेंट की वेलोसिटी के कारण। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मान लो ये ज्यादा बड़ा हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे v2 cos बीटा अगर ग्रेटर देन किससे हो, v1 cos अल्फा से, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वो किसके बराबर, तो v2 cos बीटा माइनस v1 cos अल्फा, और इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, ये मान लिया l, तो प्लस डीएल बाई डी टी के बराबर होगा। कभी कभी इंटीग्रेट करने वाले क्वेश्चन में ये काम आ जाता है। ठीक है, दूसरा अगर मान लेते हैं कि ये अगर ज्यादा हो, यानी v1 cos अल्फा इज ग्रेटर देन v2 cos बीटा, उस केस में क्या होगा, ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ क्योंकि उनका डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 cos अल्फा माइनस v2 cos बीटा, और ये किसके बराबर, तो माइनस ऑफ dl बाई dt के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये काइनेमेटिक्स खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे, एनएलएम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इस वाले में जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते थे, हम लोग क्या देखते थे सिर्फ कि मोशन क्या हो रहा है, किस तरह का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कॉज के बारे में पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि क्यों आखिर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्यों ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, ठीक है। तो इन सब के बाद साथ पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, फोर्स के बारे में। सभी को पता होगा कि एक तरह का पुश या फिर पुल होता है, ठीक है। फटाफट ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करते हैं हम लोग। जो क्या कर सकता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, ये अगर मूव कर रहा है तो इसको रोक सकता है, एट रेस्ट ला सकता है इस बॉडी को, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, या तो मूव करा सकता है या फिर ट्राई टू मूव, ठीक है। दूसरा कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद कि जो, अगर देखे तो कोई भी अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट है तो उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोर्स में दो तरह के फोर्स देखने हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा कि अगर वैसे फोर्स जिनको अप्लाई करने के लिए दो बॉडी के बीच कांटेक्ट होना जरूरी है, जैसे मान लो नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है, टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो ये सब कैसे फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होंगे कि जिनको एक दूसरे पे लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सब कैसे फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है उसको, ठीक है। यही हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के कारण एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं करता है या स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। तीन तरह की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि जैसे मान लो एक आदमी, जैसे बस के अंदर आदमी बैठा हुआ है, सडनली बस अगर स्टार्ट हो गई तो वो आगे की तरफ ये पीछे झुक जाता है, तो ये क्या होगा, रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन की गाड़ी चल रही है, हम लोग बैठे हुए हैं, सडनली गाड़ी रुक गई तो वो क्या है, हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वो मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की जैसे मान लो अगर गाड़ी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो सडनली क्या होगा कि अगर जैसे ही अगर टर्न लेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है तो हम बाहर की तरफ फिकाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमें देखना है किसके बारे में, मोमेंटम। मोमेंटम हमें क्या बताता है, ये थोड़ा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ये थोड़ा अभी तक जैसे हम लोग याद कर लेते हैं कि मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान से देखना है कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ठीक है। दो एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक दो कार है, ठीक है, ये दो कार है, ये अगर कार ए, ये कार बी, इसका मास में ले लूं 200 केजी और इसका मास में ले लूं 400 केजी। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, मैं बोलूँ कि किसको रोकना ज्यादा आसान, तो आप लोग यही बोलोगे कि ए को रोकना ज्यादा आसान, ठीक है। यानी ए का मोशन जो है वो क्या है, कम है, ए का मोशन क्या है, कम, और बी का मोशन क्या है, ज्यादा। तभी तो मोशन, ये इसको रोकना आसान है और इसको रोकना मुश्किल है, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ मोशन आपको कैसे पता चला कि किसके पास ज्यादा मोशन है, किसको रोकना ज्यादा आसान है, किसको रोकना टफ है। तो आपने देखा यार इसका मास 200, इसका मास तो 400, डबल है। तो इसीलिए आपने क्या बोला कि इसको रोकना क्या है, मुश्किल, और इसको रोकना आसान है, यही सोचा आपने। तो ये अमाउंट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। एक एग्जांपल लो कि मान लो ये भी 200 केजी है, ये भी 200 केजी का है,
ये मान लो, ठीक है, ये अगर 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है और ये 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, फिर मैं बोलूँ किसको रोकना आसान, आप बोलोगे इसको रोकना आसान है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यानी एक तरह से फिर से आप अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो किस पे देख करके बता रहे हो, अमाउंट ऑफ मोशन जो बता रहे हो वो वेलोसिटी को देख के बता रहे हो। यानी अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, ठीक है, मास और किस पे, वेलोसिटी पे। यही बताता है हमें मोमेंटम, कि मोमेंटम बेसिकली हमें बताता क्या है कि किस ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ मोशन कम है। मोमेंटम जब भी आएगा यानी क्या बता रहा है हमें, अमाउंट ऑफ मोशन, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। किस पे डिपेंड कर रहा था, मास और वेलोसिटी, तो पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, सॉरी ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, mlt-1, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सब थोड़ा तेजी से कर रहे हैं अपन ताकि फटाफट ये इंट्रोडक्शन का बेसिक पार्ट खत्म हो जाए, प्रैक्टिस इसमें अच्छे से करेंगे अपन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, की जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। यानी एफ इक्वल्स टू, ये सारे यूनिट सिस्टम में हमने देखा के डी पी बाई टी होगा और के की वैल्यू होती है 1, तो एफ इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं डीपी बाई डी टी, फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हमने देखा कि P की वैल्यू किसके बराबर, तो P इक्वल्स टू एम इंटू वी। ये ध्यान रखना, मोमेंटम की जो पहले डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन। केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, कि मास कांस्टेंट हो, मास कैसा हो, कांस्टेंट, तो F वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डी ऑफ एम वी वेक्टर बाई डी टी। मास कांस्टेंट है तो बाहर होगा, एम इंटू कितना, डीवी वेक्टर बाई डी टी, तो क्या आएगा, एम इंटू ए वेक्टर। ये ध्यान रखना, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एफ, केस टू हो जाए कि मास इफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, मास जो हो वो वेरिएबल हो, ठीक है। यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल्स टू फिर से क्या लिखेंगे, डी ऑफ एम वी वेक्टर बाई डी टी। वी कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, वी वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, डी एम बाई डी टी की वैल्यू दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है, वहां से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, केस थर्ड, अगर दोनों वेरिएबल हो, ठीक है, एम एंड वी बोथ आर वेरिएबल, ठीक है, बोथ आर वेरिएबल। अगर दोनों ही वेरिएबल हो तो उस केस में क्या आएगा, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एम वी वेक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू एम इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस वी वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। इसके बाद ये अगर हमने देखा कि एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, डीपी बाई डी टी। ये डीपी बाई डी टी हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, तो ये क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पीटी कर्व, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, फोर्स। जैसे मान लो सपोज अगर इस तरीके का पीटी कर्व दिया हुआ है, पी है और ये टी है, अगर यहाँ पे स्लोप देखते हैं ये थीटा 1, यहाँ पे स्लोप देखते हैं थीटा 1, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, तो एफ ए की वैल्यू किसके बराबर, तो tan थीटा 1, और एफ बी की वैल्यू tan थीटा 2। ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फोर्स, एक और चीज ध्यान रख लेना अपने को, एफ इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, डीपी वेक्टर बाई डी टी। यहाँ से क्या लिखेंगे, डीपी वेक्टर का समेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ एफ टी कर्व, एरिया ऑफ एफ टी कर्व। जो एरिया ऑफ एफ टी कर्व देगा वो किसके बराबर होगा, तो डेल्टा पी, और ये क्या होगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये साइन के साथ यूज करना है,
जैसा हमने ग्राफ में पढ़ा था कि ऊपर रहे तो ग्राफ एरिया पॉजिटिव, नीचे रहे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की, तो उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या रहेगा, सभी को पता है कि एवरी एक्शन जो होगा वो उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, थोड़ी बातें इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये ऐसे, ये एफ हो गया, ये भी इस पे कितना लगाएगा, एफ। इसमें से एक बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन ले सकते हैं। एनी फोर्स कैन बी टेकन, एक्शन, ठीक है, और रिएक्शन, किसी भी फोर्स को एक्शन और रिएक्शन ले सकते हैं। इसके इसमें ये नहीं सोचना है कि ये एक्शन होगा, ये रिएक्शन, ये एक्शन, ये रिएक्शन, जो भी आप चाहो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों फोर्स जो है वो क्या होते हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, बोथ फोर्स डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या देखना है कि लाइन ऑफ एक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि जब तक आप कांटेक्ट अगर में नहीं आओगे ये क्या होगा, एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी एक्शन रिएक्शन फोर्स अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है, जैसे मान लो सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे इधर फोर्स, विदाउट एनी कांटेक्ट, तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये भी क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा ये पार्ट ढंग से समझ लेना, जिनको अगर नहीं आता वो तो अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, किसी बुक वगैरह से उठा के जितने भी डायग्राम दिखे सबसे प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी डायग्राम आपको दिखे सबका फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना आप। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखना हो, ये क्या होता है, कौन कौन से फोर्स बनाने हैं अपने को। ठीक है, वो सारे फोर्सेस देख लेते हैं। पहला हमें बनाना है वेट। ये वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर, हमेशा किस पे लगता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। एक एक करके सारे फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद सबके बारे में देखते जाएंगे। ये अर्थ माना अपन ने। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, नीचे mg लगेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर mg लगेगा। हमेशा ध्यान रखना टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ लगेगा इधर के डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अगर सपोज किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है m मास का, तो भी ये ग्राउंड पे इधर की तरफ लगेगा। इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे, इसका इधर, ये थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा mg, तो इधर, और ये कितना थीटा, तो इसके साथ कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, mg का कंपोनेंट। ठीक है, अगर सपोज एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का एक रॉड रखा हुआ है, इस रॉड के ऊपर कैसा लगेगा, तो ऐसा नहीं कि आप mg यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे, कहाँ पे लगेगा, उसके सेंटर पे लगेगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो हमेशा mg कहाँ पे लगेगा, उसके सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें नॉर्मल फोर्स के बारे में, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो देखो जब भी अगर दो बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेस करते हैं। जैसे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट अगर इस सरफेस के कांटेक्ट में है, ये इसको प्रेस करेगा और ये इसको प्रेस करेगा। ठीक है, तो कांटेक्ट में आने पे जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, जो भी कांटेक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कांटेक्ट सरफेस के बीच होगा। नंबर जितने कांटेक्ट सरफेस है उतने नॉर्मल लगेंगे। जैसे मान लो ये सरफेस है, ये यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ये ऊपर लगेगा, ये और ये इस पे नीचे लगाएगा। ये भी क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये कांटेक्ट सरफेस हुआ तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है,
दूसरा कौन सा mg लगेगा। अगर एक लैडर की बात करें, ठीक है, ये हमारा लैडर हो गया, ये अगर हमारा क्या हो गया, कांटेक्ट ये रहा और कांटेक्ट ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर ये कांटेक्ट सरफेस और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये n1 मान लो, ये n2 मान लो, ठीक है। कभी कभी होगा कांटेक्ट सरफेस डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो जो बॉडी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कांटेक्ट सरफेस डिफाइन नहीं है, कि जैसे ये कांटेक्ट सरफेस ये रहा, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं, तो ये जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसी के अलोंग नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये n1 मान लिया, ये n2 मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, टेंशन फोर्स, ठीक है। एक बार ध्यान रखो, जब भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हैं उस समय क्या होता है, ठीक है, उस समय हमें ये टेंशन फोर्स लगता है उस पे, ठीक है। क्या फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। ये हमेशा किस तरह का फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। ये कभी भी आपको पुश नहीं कर सकता, आप एक स्ट्रिंग का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकते, आप हमेशा क्या करोगे, पुल करोगे, ठीक है। ये कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उससे हमेशा दूर लगेगा। जैसे मान लो सपोज ये अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच, हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये उससे दूर लगेगा, ठीक है। ये जैसे मान लो सपोज एक स्ट्रिंग से बॉब को बांध दिया हमने, यहाँ पे टेंशन देखे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे दूर, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे दूर, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखें कि कभी अगर हम लोग स्ट्रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है, अगर कभी कभी हम लोग स्ट्रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जो फोर्स हम लोग स्ट्रिंग पे लगाते हैं वही किसके बराबर, टेंशन के बराबर। जैसे मान लो सपोज एक पर्सन अगर यहाँ से इसके कांटेक्ट में आके फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स ये एक्सर्ट करेगा वही क्या होगा, टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कि स्ट्रिंग अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस हो, स्ट्रिंग जो हो वो क्या हो, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस हो तो उस केस में हमेशा कि टेंशन जो होता है वो एक स्ट्रिंग में हमेशा सेम होगा, ठीक है। जब तक स्ट्रिंग सेम चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, टेंशन सेम रहेगा। जैसे मान लो सपोज ये अगर एक ब्लॉक पुली से हमने क्या किया, एक इसको कनेक्ट कर दिया, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग, यहाँ पे टेंशन T1 होगा, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ T1, यहाँ T1, ठीक है। अगर स्ट्रिंग कैसा हो जाए, स्ट्रिंग में मास हो, या मान लो ऐसे अभी अभी स्ट्रिंग जो है वो कैसा है, मासलेस लेकिन फ्रिक्शनलेस नहीं है, मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, मासलेस हो लेकिन फ्रिक्शनलेस नहीं है, उस केस में क्या होगा कि जब स्ट्रिंग का साइड चेंज होगा, जैसे पुली के एक साइड में अगर बात करें, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस तो है बट फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है, ये पुली जो है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे टेंशन T1 होगा और यहाँ पे टेंशन T2 होगा, यहाँ T2 और यहाँ पे T1 होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मासलेस हो, सॉरी मास वाली स्ट्रिंग हो, यानी मैसिव स्ट्रिंग हो, तो उस केस में क्या होगा, टेंशन इक्वल्स टू डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स, डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे जो टेंशन होगा वो क्या होता जाएगा, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे जो टेंशन आएगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ये जैसे मान लिया सपोज एक मास वाला रोप है, यहाँ से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया, यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T3 होगा, ठीक है। तो अगर मास वाला रोप है तो उस केस में टेंशन क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसे आए, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, कोई पार्टिकल जो रहेगा वो इक्विलिब्रियम पे कब कहलाए, ठीक है।
इक्विलिब्रियम पे होने के लिए पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए कि नेट फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो, और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा टाउ इक्वल्स टू जीरो, दोनों क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन अभी यहाँ पे हमें कैसी बात करनी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी जेड भी जीरो। ठीक है, इस पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके का अगर कनेक्टेड है ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से हमने मान लो 100 न्यूटन लगाया, ठीक है, इधर एक कनेक्टेड है, यहाँ एंगल कितना है, 37 डिग्री। अब ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब एक बात देखो कि ये अगर रेस्ट पे है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेंशन T1 T2 इन सब की वैल्यू निकालनी। ठीक है, जब भी आए इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले एफबीडी बनाएंगे। एक बार देख लेते हैं, ये इस ब्लॉक पे एक तो नीचे 100 न्यूटन लगेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 100 न्यूटन उसका मास लग रहा होगा, ठीक है, इधर की तरफ टेंशन T2 लग रहा होगा, यहाँ टेंशन T1 जो है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर किया हमने, ये हमारा क्या हो गया वाई और ये हमारा क्या हो गया एक्स। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। ठीक है, हमारा क्या तरीका रहेगा कि सबका वाई और एक्स, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, जीरो, और सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू भी जीरो। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो हुआ तो उसके हिसाब से क्या इक्वेशन लिखेंगे कि T1 sin 37 इक्वल्स टू T2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन दोनों का कंपोनेंट एक्स में जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, यानी इसका ये कंपोनेंट ऊपर T1 cos 37 और इसका इधर कंपोनेंट तो जीरो होगा, इक्वल्स टू 200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से T1 इंटू कॉस 37 किसके बराबर, तो cos 37 हो जाता है 4/5, तो 4/5 इक्वल्स टू कितना, तो 200 इंटू 5/4 कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन। और T1 और T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 250 इंटू साइन 37 3/5, ठीक है, 150 न्यूटन। तो यहाँ से इस तरह से अब जब भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आए, आप एक्स कंपोनेंट में नेट फोर्स जीरो और वाई कंपोनेंट में नेट फोर्स जीरो करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी काफी इजी पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसने क्या दिया था कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कभी कभी ऐसा आएगा कि एक्स में अलग डील करना होगा, कभी वाई में अलग, जेड में अलग, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई, और एफ जेड इक्वल्स टू एम ए जेड। स्टार्टिंग में हमें एक ही डायरेक्शन में डील करना है। ठीक है, पहला देखते हैं, सारे टाइप के प्रॉब्लम देखते जाते हैं एक एक करके, सबका एक एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे। ठीक है, ब्लॉक प्रॉब्लम पहले देखते हैं, ब्लॉक प्रॉब्लम सबका देखते जाते हैं। ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होगा, तो जैसे मान लो ये दो ब्लॉक, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना हो सकता है कि मान लो ये 5 kg है और ये 10 kg है। ठीक है, इस पे कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, 60 न्यूटन। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालना और दूसरा नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है, अब एक बात देखो, जब भी अगर दो ब्लॉक कनेक्टेड हो तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। यहाँ से देखना ये चीज ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन हो जाए। और जब अगर एक्सेलरेशन सेम होगा ब्लॉक का तो उनको वन ब्लॉक प्रॉब्लम में की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वन ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब पूरे सिस्टम को अपने एक सिंगल ब्लॉक ले सकते हैं, क्योंकि 60 न्यूटन जैसे ही इस पे अप्लाई करोगे ये दोनों हमेशा साथ में मूव करेंगे। तो जैसे ही अगर जितने भी हो 5 10 जितने भी ब्लॉक हो, अगर सब साथ में मूव कर रहे हैं तो आप उसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इसको अगर एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, 15 kg का होगा, इधर से 60 न्यूटन लगेगा, एक्सेलरेशन कितना, तो 60/15 यानी 4 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, नॉर्मल के लिए आप चाहो तो किसी का भी एफबीडी बना लो, ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, इधर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा, क्योंकि अगर एफबीडी बनाए तो मैंने बताया था जो कांटेक्ट फोर्स होगा, जैसे 5 kg पे इधर एक 60 न्यूटन लगेगा
और एक इधर की तरफ नॉर्मल, ये 10 केजी पे इधर नॉर्मल, यही एक अकेला फोर्स लग रहा है, तो एन इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू ए, यानी 10 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, एक ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब आप इसमें चाहो तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें। ये जैसे मान लो सपोज ये दो मास हो गए, ये 5 केजी का, ये 10 केजी का, ये मान लेते हैं 100 और ये मान लेते हैं 40 न्यूटन। ठीक है, अब ये फिर से दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, एक मास ले लेते हैं 50 केजी, नेट फोर्स कितना 60 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना 60/15 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर से अगर एफबीडी बना ले तो इस पे इधर 100 न्यूटन लग रहा था। ठीक है, एक नॉर्मल इधर की तरफ और इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इधर जा रहा है यानी 100 न्यूटन बड़ा होगा, तो 100 माइनस एन इक्वल्स टू 5 इंटू 4, यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं जो स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, स्ट्रिंग वाले अगर प्रॉब्लम है वो कैसे डील करें। ठीक है, अब इस तरह के अब दो ब्लॉक प्रॉब्लम, तीन ब्लॉक प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो उसको कैसे डील करेंगे। यही हो गया, यहाँ नॉर्मल है पहले, यहाँ स्ट्रिंग हो गया तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये माना हमने 5 केजी, ये माना हमने 20 केजी। ठीक है, इस पे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इधर के डायरेक्शन में। अब एक बार देखो, ये पूरा फिर से एक साथ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, सेम एक ब्लॉक ले लेंगे 25 केजी, इधर की तरफ 100 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना 100/25, 4 मीटर पर सेकेंड इसका। टेंशन निकालना है, किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, इधर की तरफ टेंशन, इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5 केजी, यहाँ से टेंशन यही एक फोर्स लग रहा है, तो टी इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20 न्यूटन। ठीक है, ये इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगा टेंशन वाले। ठीक है, अब कभी हो सकता है कि दो स्ट्रिंग हो, तीन स्ट्रिंग हो, तो पहले तो एक्सेलरेशन वैसे ही एक बॉडी सिंगल बॉडी मान के निकालना है। ठीक है, अब अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है कि ये एक पुली है, पुली से एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ये 5 केजी हुआ है, ये 10 केजी हुआ है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। ठीक है, तो मान लो किसी एक का स्ट्रिंग, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, टेंशन तो टी ही होगा, एक ही रहेगा, मासलेस। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो आपको यही मान के चलना है कि स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस। मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसका नीचे, इसका ऊपर। फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड में क्या होगा कि 10 केजी का एफबीडी बना है, तो नीचे क्या होगा 100 न्यूटन और ऊपर टी, और एक्सेलरेशन नीचे, तो 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10 ए। ये 5 केजी है, नीचे 50 और ऊपर की तरफ टी और एक्सेलरेशन ऊपर, तो टी माइनस 50 इक्वल्स टू 5 ए, दोनों ऐड कर दो, 50 इक्वल्स टू 15 ए यानी ए इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से उठा के इसमें पुट करेंगे, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10/3 प्लस 50। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, टेंशन निकल जाए। दूसरा जो इसका आसान मेथड है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा कि एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, तो यहाँ से देखो 100 इधर खिंचा रहा है और 50 इधर की तरफ, ये इसको इधर लाना चाहता है और ये इसको इधर लाना चाहता है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो 100 - 50 कितना हो जाएगा 50, टोटल मास 15, सीधा आंसर आ जाएगा 10/3। टेंशन के लिए आप फिर से वही एफबीटी बना करके जाना है। ठीक है, अब एक बार देखो इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये नेट पुलिंग फोर्स वाला कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये 60 केजी है, ये एक पुली से कनेक्टेड है, ये 100 केजी है। ठीक है, अब इसको इसको कितने से पुल कर रहा है 1000 न्यूटन से, इसको तो इधर कोई पुल कर नहीं रहा, इस चूंकि एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, तो ये क्या होगा नेट पुलिंग फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, नेट पुलिंग फोर्स, तो 1000 न्यूटन, एक्सेलरेशन जो होगा वो 1000/160 केजी न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद एक और देख लेते एग्जांपल कि जैसे मान लो सपोज ये रहा, ये अगर इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर लग रहा है, ये मान लो 100 केजी है, ये पुली हो गया, ये 50 केजी हो गया, ठीक है। ये इधर की तरफ कितना लग रहा है, 37 डिग्री, तो नेट पुलिंग फोर्स इधर की तरफ कितना होगा, तो 100 mg, यानी 100 × 1000 sin 37, और इधर कितना लगेगा 500, ये किसके बराबर sin 37, 3/5, मतलब कितना हो जाएगा 200, 600 न्यूटन। नेट पुलिंग फोर्स 600 माइनस 500, 100 टोटल मास 150 kg, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरीके से जितने भी सारे एप्लीकेशन है मैं सबका एक एक एग्जांपल में ले लूंगा। ठीक है, अगली क्लास में लगभग अच्छा खासा आपका एनएलएम खत्म हो जाएगा।